पिछले हफ्ते हमें ट्रेन का एक वायरल वीडियो देखने को मिला जिसमें एक लड़का एक आदमी पर उसे जबरन चूमने और उसका यौन शोषण करने का आरोप लगा रहा था। जब उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा अच्छा लगा सो कर दिया। आखिर क्या हुआ था और अब आरपीएफ ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है, आइए निर्मल से बात करते हैं। तो आज हमारे साथ है निर्मल मिश्रा जी। पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो देखा था जो ट्रेन पे था और काफी वायरल हो गया था। उसमें एक लड़का है जो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि एक दूसरे आदमी ने उनको फोर्सफुली टच किया, फोर्सफुली किस किया, लेकिन जो पैसेंजर्स थे कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया है। और जब इन्होंने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने क्या कहा, तो आइए मिलते हैं निर्मल मिश्रा से। निर्मल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैम। निर्मल, मुझे बताइए आप उस दिन कौन से दिन था, आप कौन सी ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे थे और एग्जैक्टली क्या हुआ? 3 मार्च को मैं पुणे हटिया एक्सप्रेस से पुणे से हटिया ट्रैवल कर रहा था और मैं स्लीपर क्लास में अपर बर्थ पे सोया हुआ था। उधर से एक अंकल आते हैं और वो मेरे पैर के पास बैठ जाते हैं क्योंकि ट्रेन में बहुत भीड़ थी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। फिर उसके बाद मैं सो गया। मेरी जब आंख खोली तो मैंने देखा कि जो अंकल हैं वो मुझे किस कर रहे हैं एंड उनका हाथ मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बहुत प्यार से स्माइल किया और बोला कि उनको अच्छा लगा तो कर दिया। आई वॉज इन कंप्लीट शॉक। मुझे समझ नहीं आया कि इस पे कैसे रिएक्ट करना है। तो पहले तो मैं चिल्लाया, उसको उनको दूर हटाया। फिर उसके बाद मैं वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ। फिर जब आया तो देखा कि उनकी वाइफ उनको प्रोटेक्ट कर रही है और उनकी वाइफ बीच में आ गई है। तो मैंने कैमरा ऑन किया खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कोई स्टैंड नहीं ले रहा था वहां पे। सब लोग बस चुपचाप देख रहे थे। मैं एलिगेशंस लगा रहा था कि इन्होंने ये किया है और सब लोग चुपचाप देख रहे थे, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। तो मैंने कैमरा ऑन किया और सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। फिर उनकी वाइफ वापस से बीच में आके रोकने लगी कि गलती हो गया, जाने दो, छोड़ दो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मुझे ना रोक के अपने जो पति है उनके, जो उस आदमी को वो उल्टा सुनाना स्टार्ट करती है, डांटना स्टार्ट करती, तो चीजें वहीं पे खत्म हो जाती। बट वो अपने पति को डिफेंड करना स्टार्ट कर दी। एंड क्योंकि वो लेडी भी, पूरा क्राउड भी डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया। सब बोल रहे थे कि लड़की साथ में है, लेडी साथ में है, जाने दो, छोड़ दो। बट जो चीजें हुई थी वो छोटी चीजें नहीं थी मेरे लिए, तो मैं उनको ज्यादा देर नहीं सकता हूँ। तो हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे से हाथ भी चल गए और मैंने उनको मार भी दिया। बट फिर भी कोई क्राउड सपोर्ट करने नहीं आया। सब लोग बस यही बोल रहे थे कि लड़की है, छोड़ दो, या फिर तुम्हारे साथ हुआ है, तुम तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज लड़के हैं। तो यही चीज किसी लड़की के साथ हुआ होता तो सबने बोला होता, सब आ जाते बोलने के लिए। इफ एवर गर्ल पीपल वुड रश टू देम कि हाँ चलो ठीक है, मारते हैं इसको। बट रियलिटी यही है कि कोई लड़के का साथ नहीं देता है। कोई कुछ भी हो जाए, आप सही हो, आप गलत हो। बिल्कुल। और इस वीडियो में जो आपने ये वीडियो शूट किया था, जो मैं व्यूअर्स को उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें क्लियरली जो वो आदमी है वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ मैंने ये किया है। और उसके बावजूद भी सारे जो पैसेंजर्स है वो आप ही को बोल रहे हैं कि उसको जाने दो, छोड़ दो। जो उसकी वाइफ है वो रो रही है। किसी ने ये भी लिखा है कि विक्टिम कार्ड है, क्योंकि अगर औरत रोना शुरू कर देती है तो सब लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। तो निर्मल, मैं पहले ये आपसे पूछना चाहूंगी, जब मुझे तो पता ही है, आप सबको बताइए आपकी एज क्या है? मैम मेरी एज 18 इयर्स 6 मंथ्स है। 18 इयर्स 6 मंथ्स, इस हिसाब से लीगली आप जो डिफाइन होते हैं वो एक अडल्ट होते हैं। और अगर आपकी एज 18 इयर्स से कम होती तो डेफिनेटली पुलिस को ये केस एक्सेप्ट करना होता, क्योंकि एक पॉक्सको में जाता। लेकिन बिकॉज आपकी एज 18 इयर्स के अबाव है, तो अब आपको ये भी दिक्कत आ रही है कि आपके पास कोई धारा ही नहीं है जिसके अंदर आप कोई केस रजिस्टर कर सके। तो मुझे ये बताइए कि ये इंसिडेंट के बाद क्या हुआ? क्या आपने पुलिस को बुलाया? किसी ने भी आपकी किसी तरह से भी मदद की उस ट्रेन में? मैंने अगल बगल के लोगों को बोला आरपीएफ को कॉल करने के लिए। तो एक दो लोगों ने आरपीएफ को कॉल किया भी, बट वो नहीं सुने। उन्होंने केस ही हटा दिया कि दो लड़के कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। फिर मैंने खुद से कॉल किया तो वो उठा ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने घर पे भैया को कॉल किया, मेरे मामा के बेटे को कॉल किया कि भैया ऐसा ऐसा इश्यू हो गया है, तो एक कंप्लेंट फाइल कर दो ताकि आरपीएफ आके इसको ले जाए। तो भैया ने कंप्लेंट फाइल किया। भैया के साथ भी वो हंस के बोल रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक लड़का लड़की को किस कैसे कर सकता है।
ऑन कॉल वो बोले थे, रिकॉर्डिंग भी है उसकी आरपीएफ वाले भैया से। बट फिर बाद में उन्होंने केस लिया बहुत कॉल करने के बाद, और 2 घंटे बाद गोंडिया जंक्शन पे महाराष्ट्र पुलिस आई, आरपीएफ वाली आई। तो मैं तो श्योर था कि अब तो लाइक आरपीएफ वाली आए चाहे नहीं आए, मैं इस बंदे को ट्रेन से बाहर निकालूंगा, अभी पुलिस के पास ले जाऊंगा। तो मैंने वापस से कैमरा ऑन किया और किसी बंदे को थमा दिया, बोला भाई तू रिकॉर्ड करते रहे बस, क्योंकि उसके साथ तो कोई दिन ही रहा, तो मैं खुद से जितना कर सकता था मैंने किया। तो वो कैमरा ऑन था, तब तक पुलिस वाले भी आ गए और देखे कि मैं उसको निकाल रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ निकलने को। तो पुलिस सबसे पहले आके मेरे पे चिल्लाना स्टार्ट कर दी और मेरा कैमरा स्नैच कर लिया उसने। उसने बोला कि तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, तुम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो ये सब। मैंने बोला कि कल को कुछ वो बोल देती है या वो कुछ बोलते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया है, तो मेरे पास प्रूफ तो होगा, और ये मेरा राइट है रिकॉर्ड करने का। तो वो मेरे पे ही चढ़ गए, मेरे को सुनाना स्टार्ट कर दिया कि तुम मत सिखाओ क्या राइट है। फिर उन्होंने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लेने के लिए। मैंने बोला नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर ये बंदा अपने डबल साइज के बंदे के साथ ऐसी चीजें करने का हिम्मत रख सकता है बड़ी ट्रेन में, तब ये छोटी बच्चों के साथ कुछ भी करता होगा, हु नोस। और इसकी वाइफ भी इसको प्रोटेक्ट कर रही है, हो सकता है इनका ये रोज का काम होगा। तो मैंने बोला कि मुझे एक्शन चाहिए। तो आरपीएफ वाले मेरे पे ही चढ़ गए कि तुम्हें एक्शन चाहिए, आजो आजो दिलाता मैं तुम्हें एक्शन। फिर आरपीएफ वाले मुझे और वो पति पत्नी को ट्रेन से नीचे उतारे, उसके बाद स्टेशन ले गए। वहां पे जाके भी मुझे यही समझा रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, फालतू केस में बढ़ोगे, अभी करियर बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर भी केस लगेगा कि तुमने मारा है। मैंने बोला कि मैंने मारा है, बट मैंने उतना नहीं मारा है इसको। और दूसरी बात कि आप एक्शन करो ना, क्या सिर्फ एफआईआर पे एक्शन होता है। आप ये देखो ना, सब लोग बोल रहे हैं कि इसने किया ये, एंड ये एक्सेप्ट भी कर रहा है इसने किया है, तो क्या एफआईआर लॉन्च करना, मतलब एफआईआर फाइल करना जरूरी है क्या। आप एक नॉर्मल एक्शन भी ले सकते हो ना इसके खिलाफ। उन्होंने बोला कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज लेटर लिखो और जाओ खत्म करो। मैंने बोला नहीं, मुझे एक्शन चाहिए। तब फिर मेरे से वो और ज्यादा चिढ़ गए, मुझे बोले कि इसको लेके चलते हैं आरपीएफ में, आरपीएफ नहीं, जीआरपी। उन्होंने बोला कि इसको लेके चलते जीआरपी के पास। तो मुझे और उसको फिर जीआरपी के पास ले गए। वहां पे जीआरपी में भी मेरे को धमकाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि दोनों अंदर जाएंगे अब तो, इसने भी कुछ किया है, इसने भी मारा है, दोनों को अंदर डाल दो। मैं और ज्यादा घबरा गया, मुझे इन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी। मुझे बस इतना चाहिए था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका एक्शन पुलिस ले, उसको सजा मिले, क्योंकि ये छोटी गलती नहीं थी। तो मुझे वहां पे भी उन्होंने डरा दिया। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं इन सब चीजों में तो नहीं पढ़ना चाहूंगा, मतलब मुझे जेल नहीं जाना, ऑब्वियसली किसी को नहीं जाना होता है, बट मुझे बस ये चाहिए कि इसके खिलाफ कोई एक्शन हो। तो वो डरा धमका के मेरे को वापस से आरपीएफ थाने लाए। वहां पे एक ऑफिसर था जो कंप्लेन लिखने को रेडी था। उसने बोला कि वो अपने तरीके से कंप्लेन लिखेगा और एक्शन लेगा। लेकिन जो बाकी के जो पुलिस वाले थे, वो उन्होंने उनको बाहर बुला लिया और कुछ बातें की, उन्होंने फिर मैनिपुलेट किया होगा, दूसरे को समझाया होगा, और आके बोले कि हम केस फाइल नहीं कर रहे हैं, और तुम एक लेटर लिख दो जिसमें लिख दो कि तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, क्योंकि फिर अगर तुमने एफआईआर किया तो हमें तुम्हें भी डालना पड़ेगा अंदर, क्योंकि तुमने मारा है। तो मैं घबरा गया, मुझे लगा कि अच्छा आपको एक्शन नहीं लेना तो आप छोड़ दो, मैं खुद से देख लूंगा, आप कुछ मत करो, छोड़ दो, मैं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने वाला हूँ। तो फिर वो मुझे छोड़ भी नहीं रहे थे कि नहीं, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज लेटर लिखना ही पड़ेगा। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने कॉम्प्रोमाइज लेटर लिखा। मैंने उसमें लिखा कि मैं पहले एफआईआर करना। जब ये बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज लेटर, ये किस किस्म का कॉम्प्रोमाइज बोल रहे हैं आपसे? एक लेटर लिखना था जिसमें आरपीएफ पुलिस को एक लेटर लिखना था कि मैं पहले एफआईआर करना चाहता था, मैंने कंप्लेन रजिस्टर करी थी, लेकिन अब मैं एफआईआर करना नहीं चाहता हूँ, अब हमारी सुलझ हो गई है और सब कुछ ठीक हो गया है। आरपीएफ ने मेरी सहायता की है एंड ऑल। कोई सहायता नहीं हुई थी, बट फिर भी उन्होंने लिखवाया कि आरपीएफ ने मेरी सहायता की है, और मैं किसी के फोर्स में आके नहीं लिख रहा हूँ। ये लिखवाने के लिए मुझे तब से वो परेशान कर रहे थे, मैंने लिख दिया लास्ट में। ओके। और जिस वीडियो में आरपीएफ वाले आए थे, फीचर हुए थे, वो वीडियो भी उन्होंने डिलीट करवा दिया, बाकी की वीडियोस भी डिलीट करवा दिए थे, बट मैंने बोला कि नहीं, वो तो मैं नहीं करने वाला, उसमें आप नहीं हो, अगर आप नहीं हो तो उसमें आप फोर्स नहीं कर सकते मुझे डिलीट करने की। और फिर मैंने उस वीडियो को पोस्ट किया। राइट। और जो वो आदमी था जिन्होंने ये सारी हरकतें की थी, पुलिस ने उससे क्या कहा, कुछ पूछताछ की या उसको ऐसे ही बिठा के छोड़ दिया? हंसी मजाक कर रहे थे उसके साथ वो बैठ के कि सपने में कर दिया, अपनी वाइफ समझ के कर दिया, बाल बड़े थे इसलिए कर दिया गया, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे वहां बैठा के उससे, हंसी मजाक कर रहे थे बस। तो जस्ट बिकॉज ये एक आदमी के साथ किया था, ये एक मैटर ऑफ जोक बन गया था इनके लिए। और अगर यही चीज उसने किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ या किसी औरत के साथ किया होता, तो हम सब जानते हैं इस पे क्या हंगामा हो सकता था।
बिल्कुल, सिर्फ उनके लिए ही नहीं, ये पूरे सोसाइटी के लिए, वहां जो खड़े लोग थे उनके लिए, या जो मैंने वीडियो इंस्टाग्राम में डाला सबके लिए एक जोक बन गया था कि हाँ चलो ठीक है, एक कुछ लिख देते हैं कि भाई तू अपने बाल कटवा ले, तेरे साथ इसलिए हुआ है, भाई तूने बियर्ड नहीं रखी है, तेरे साथ इसलिए हुआ है। तो बस यही चीजें चल रही थी। किसी ने बहुत भी ही शेमफुल, बहुत शेमफुल है ये निर्मल, क्योंकि सच मानो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये सेम चीजें अगर हम कुछ कुछ भी अगर बोल भी दे, हरकत तो छोड़ दो, बोल भी दे किसी लड़की को, तो लोग इतना, सोसाइटी इतना आउटरीच हो जाती है। और बिकॉज आप एक लड़के हो, आपको बोला जा रहा है कि आपने बाल लंबे रखे इसलिए आपके साथ ये हो गया, या आपकी फिजिक अच्छी है इसलिए ये हो गया। तो निर्मल, क्या आपने ये मैटर अपने घर वालों से डिस्कस किया है, अपने मम्मी पापा से डिस्कस किया है कि ये ऐसे मैंने ऐसे हो? घर वालों मैंने घर वालों से पहले डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं है, तुम जिस समय हुआ मैंने उस समय घर वालों को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि ये बोगी चेंज कर लो, तुम कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ऐसे कैसे बोगी चेंज कर लूं मैं, देख मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं लड़ सकता हूँ, मैं इतना तो मतलब हूँ स्ट्रॉन्ग फिजिकली और मेंटली कि मैं लड़ सकता हूँ उसके लिए, मैं क्यों सह के लूं इसको। फिर जब रिश्तेदारों को पता लगा, वो बोल रहे हैं कि बेकार के चक्करों में पड़ रहे हो, बाल बाल बड़े, सेम चीज है कि बाल बड़े इसलिए हो गया, एंड सब मजाक उड़ा रहे हैं इस सब चीजों का, बस कोई सीरियसली नहीं ले रहा है इस चीजों को। काफी शर्मनाक बात है ये, और एक एक आई ओपनर केस है ये सभी लड़कों के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। अगर आप 18 के ऊपर है और आपके साथ ऐसी चीजें हो रही है, तो एक तो सोसाइटी आपको एक मजाक, एक जोक बना के रख देती है, तो पुलिस से तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करें। अब इसमें और मैं केस उसमें स्टेटस क्या है निर्मल? आपने वहां पे, आप जैसे बोल रहे हैं, बिकॉज नेचुरली मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर भी एक प्रेशर होगा, आप भी फर्स्ट टाइम एक पुलिस स्टेशन गए होंगे, एक पुलिस से आपकी इंटरेक्शन हुई होगी, तो आपने वो दबाव में आके वो लेटर लिख लिया। तो अब इस पे आगे कोई भी कार्रवाई होगी, या ये केस ऐसे ही खत्म हो गया? मैम केस मुझे नहीं पता आगे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, बट मेरा जो काम था मैंने किया, मुझे जितना समझ में आया मैंने किया, और मैंने ये एक सोशल इशू भी रेज किया कि मतलब लोगों के लिए भी लॉ होने चाहिए, क्योंकि लड़के ही सेफ नहीं है तो लड़कियां सेफ कहाँ से होंगी फिर। बिल्कुल सही कह रहे हो। और निर्मल, आप जो और व्यूअर्स देख रहे हैं, उन लड़कों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि अगर उनके साथ ऐसा हो तो वो क्या कर सकते हैं? बिकॉज देखिए, आप एक यूनिक केस है, आप कैमरा पे आके बता रहे हैं कि आपके साथ ये हुआ है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़के तो बोल ही नहीं पाएंगे, वो बोलेंगे हाँ यार मैम हमारा ऐसे मुझे हो जाएगा, हम क्या कुछ किसी को जाके बोलेंगे। तो उनके लिए कोई मैसेज है आपके मुझे पास? मुझे बहुत सारे लड़कों के डीएम्स भी आए हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि भाई वी आर विथ यू, हम तो कुछ नहीं बोल पाए, हम तो पेरेंट्स को भी नहीं बोल पाए, किसी को नहीं बोल पाए, तूने बोला है तो तू इसके बारे में आगे आप आवाज उठा और बोल, पीछे मत हटना। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कोई करता है तो सहना नहीं है, बिल्कुल नहीं सहना है। आप उसको मारो, देख मैंने उसको मारा तो उस समय तो हीट ऑफ द मोमेंट में मार दिया मैंने, बट बाद में जाके मुझे उसका 0% भी गिल्ट नहीं है, नो रिग्रेट्स, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जो मारा मैंने सही किया, और मुझे उसे और ज्यादा मारना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट और लॉज लड़कों के लिए कोई है ही नहीं। तो अगर आपने उसको नहीं मारा, अगर मैंने उसको नहीं मारा होता तो मुझे बाद में गिल्ट होता कि मैंने उसको मारा भी नहीं। अब क्योंकि लॉज नहीं है, तो आदमी को अपने लॉस लॉस खुद हाथ में लेने पड़ेंगे, खुद से खुद के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, खुद से खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा हो चुका है, और एक तरफ हम सभी लोगों को बोलते हैं, या तो आदमी हो या लड़की हो, कि आप लॉ हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन जैसे इस केस में हमने देखा कि पुलिस ने तो कोई एक्शन लिया ही नहीं है, तो लड़कों के पास ऑप्शन क्या बचता है? हालांकि हम एक मिनट के लिए भी ये नहीं कह रहे कि आप जो भी लॉ है उसके अगेंस्ट जाओ या किसी को मारो पीटो या जो भी है, लेकिन मैं व्यूअर्स से नहीं पूछना मैम, चाहती हूँ इस केस में मेरा आदमी क्या कर सकता है? लड़ना मैं ये पड़ेगा। भी कहना चाहूंगी निर्मल, अगर मैं एक औरत हूं, अगर मेरे साथ ये सेम इंसिडेंट हुआ होता, मैं भी आपकी जगह में होती, मैं भी उसको पीट देती, मैं भी उसको थप्पड़ लगाती, मैं भी उसको पीट देती, और पुलिस मुझ पे कोई एक्शन नहीं ले पाती। बट बिकॉज आप लड़के हो और आपने हाथ उठाया है, वो उल्टा आप ही को आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अगर तूने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अगर तूने लेटर नहीं लिखा, तो हम तुझे ही जेल में डाल देंगे। हाँ मैम, मुझे अभी आज ही एक मैसेज आया है आरपीएफ से, मेरे फोन में है, मुझे किसी चीज पे नोटिस भेजा उन्होंने कि पेश होने के लिए, अच्छे से मुझे याद नहीं है, 32 38 कुछ सेक्शन लगाया उन्होंने लड़ाई का, और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। और आपने वो एफआईआर कॉपी देखी है? उसमें क्या लिखा हुआ है? अभी नहीं देखी है उन्होंने, बस एफआईआर, बस वो पेश होने के लिए भेजा है, एफआईआर कॉपी नहीं भेजी है मुझे। राइट। तो अभी के लिए फिलहाल निर्मल, क्योंकि आपको पता नहीं है उसमें क्या है, हम आज के लिए यहीं पे ये इंटरव्यू एंड करते हैं।
और हम आपसे टच में रहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आरपीएफ क्या एक्शन ले रहा है इसमें। आप हमें जरूर बताइए कि क्या वो उस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन ले भी रहा है या नहीं, या आप ही को उल्टा फंसा रहा है। तो हम आपसे डेफिनेटली टच में रहेंगे ही, और इसके ऊपर एक फॉलोअप वीडियो जरूर करेंगे कि आगे इस केस में क्या हुआ। श्योर मैम। राइट, सो थैंक यू वेरी मच निर्मल। और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि निर्मल इसमें क्या कर सकता है। वो सिर्फ 18 ईयर्स 6 मंथ्स है। उस टाइम में उसको जो सही लगा, उसके साथ जो हरकत हुई थी, उसके लिए उसने हाथ उठा दिया। अब क्या ये सही है कि पुलिस उसी के ऊपर एक्शन ले? क्योंकि अभी कोई मैन टू मैन जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, उसपे तो कोई धारा है नहीं। सेक्शन 377 जो है वो आईपीसी में था। अब वो जो नया बीएनएस आया है, जो भारतीय न्याय संहिता आया है, उसमें से वो सेक्शन ही हटा दिया गया है। तो इसमें आदमी क्या कर सकता है? आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। एंड वंस अगेन निर्मल, थैंक यू वेरी मच कि आपने करेज दिखाया, कि आप कैमरा पे आके इसके बारे में आपने बात करी। सो ऑल द बेस्ट, और मुझे जरूर इसमें बताइएगा कि इस केस में आगे क्या हुआ है। श्योर मैम, थैंक यू। राइट, थैंक यू वेरी मच। जुलाई 2024 में इंडियन पीनल कोड की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता बीएनएस से सेक्शन 377 को हटा दिया गया है। आईपीसी की यह धारा सभी लिंगों के बीच गैर सहमति वाले यौन संबंधों के साथ साथ जानवरों के खिलाफ यौन अपराधों को भी अपराध बनाती थी। अब बीएनएस से यह सेक्शन 377 को हटा दिया गया है, जिससे पुरुष, ट्रांसजेंडर और जानवरों के खिलाफ बलात्कार या यौन अपराध के लिए कोई कानूनी धारा नहीं बची है। ऐसे मामलों में निर्मल और अन्य सभी पीड़ित पुरुषों को आगे कैसे बढ़ना चाहिए? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर बताएं। इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन मामलों पर हम और चर्चा कर सकें। इस इंटरव्यू को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।